कोच अपने पिटारे में ऐसी बहुत सारी चीजों को वहां से निकाल के हमें एजुकेट करते हैं, हमें रूबरू कराते हैं कि हम अपने माइंड सेट को कैसे प्रॉपरली अच्छे ढंग से रख पाए। यदि हमारा दिमाग सही होगा तो दिमाग में विचार भी अच्छे आने वाले हैं, और वह विचार हमारा जीवन को और सफलतम उस सीढ़ियों तक ले जाने का काम करते हैं। तो आप सुपर एक्साइटेड हैं इस प्रकार से वेव वेव करके मुझे बताएंगे कि आप आज के दिन के लिए सुपर एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि गुरुवार का दिन हमारे माइंड सेट के लिए खुराक होता है, माइंड का खुराक होता है आज का सेशन। ओके, मैं सुपर एक्साइटेड रहता हूं आज के दिन के लिए। तो हम जबरदस्त क्लैपिंग के बीच में इनवाइट करने वाले हैं हमारे सबके सीनियर वेलनेस कोच भरत सिंह चौहान सर का। सर यदि आप हैं तो आप एक बार स्पॉटलाइट आप कर लीजिएगा। यस सर। तो सर थैंक यू कुलदीप जी, थैंक यू। करेंगे कॉल chat। पे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यस सर, आपको। स्वागत है सर आपका बहुत। और आप तो बहुत ही शानदार होस्टिंग करने के लिए एक बार जोरदार कुलदीप जी के लिए क्लैपिंग करेंगे कि बहुत ही शानदार, क्योंकि एक चीज बताऊं, ओपनिंग बैट्समैन अच्छा होता है ना तो बाद का सेशन भी अच्छा हो जाता है ना। तो इनके लिए तो बहुत क्लैपिंग बनती है, बहुत एक तरीके से मेरे तो पार्टनर हो गए हैं, ये ओपनिंग बैट्समैन हो गए हैं हम। और बहुत ही अच्छी ओपनिंग करते हैं, तो थैंक यू वेरी मच सभी को। और आप सब लोग बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन लेने आए हैं, बहुत अच्छी सूचना लेने वाले हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन सूचना नॉलेज इसको अगर ग्रहण करेंगे ना तो 100% हम हमारे जीवन को सुखमय भी बनाएंगे और खुशहाल भी बनाएंगे और पॉजिटिविटी भी आएगी। और एक चीज तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब मेरे रिकॉल आता है कि सर आपने कोई चीज बताई थी उससे मुझे फायदा होने हुआ था। कल भी एक बहुत बड़े डॉक्टर का फोन आया था कि सर आपने जो सोशल चीज बताई थी वो बहुत प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, लेकिन आपके सेशन से मैंने कोई चीज सीखी और उसको इम्प्लीमेंट किया तो उस सॉल्यूशन से मैं निकल पाई। तो थैंक्स आया मेरे लिए, तो मैं अपने आप को भगवान के सामने जाके मत्था टेका कि भगवान एक शब्द से किसी का भला हुआ हुआ तो मैं भी अपने आप में ब्लेस मानता हूँ। तो आप लोग अगर ये चीज सीखने वाले हैं तो आपको भी ये चीज क्यों लागू करना जरूरी होता है, न कि आपको सीखना। तो आज का जो सेशन है, सबसे पहले माँ सरस्वती को सभी प्रणाम करेंगे, जो वही सिखाएगी और वही हमारे दिमाग को बैठाएगी, है ना। तो आज में मेरा जो पहला प्रश्न है कि हमारा जो सबसे पहले, क्यों टाइटल तो मैं बता देता हूँ, जीवन जीने का की कला। आज का है जीवन जीने की कला, हमको सीखनी है जीवन जीने की कला। कि जीना, जीवन जीवन जीना तो सब चाहते हैं लेकिन आता नहीं है ना। हम जीवन तो जीना सब चाहते हैं लेकिन आता नहीं है। तो हम आपको एक छोटा सा मैं प्रश्न करूंगा आप सभी से कि वो लोग हैंड रेज करें जो मकान में रहते हैं। वो लोग जो हैंड रेज करें जो मकान में रहते हैं, सारे लोग जो भी मकान में रहते हैं वो सब हैंड रेज करें। जो भी मकान में रहते हैं वो हैंड रेज करें। बहुत सारे लोग, इनके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे जो मकान में रहते हैं, हैंड लोग कर लेंगे। अब वो सब लोग कर लेंगे। अब वो लोग हैंड रेज करें जो अपने घर में रहते हैं। वो लोग हैंड रेज करेंगे जो घर में रहते हैं। वेरी गुड। तो बहुत सारे लोग घर में भी रहते हैं। तो ये मकान और घर का क्या डिफरेंस है? बहुत सारे तो मकान में रहते थे, बहुत सारे घर में रहते हैं, ये क्या चक्कर है भाई? तो आज हम इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो पहला जो मेरा पॉइंट है वो है मकान नहीं घर बनाइए। पहला पॉइंट आपका है मकान नहीं, हमको घर बनाना है ना। मकान नहीं, हमको घर बनाना। देखिए, घर एक ऐसा शब्द है जिससे मायूस चेहरा भी खिल जाता है। खिलता है कि नहीं खिलता है? हैंड लो कर लेंगे सभी। मायूस चेहरा भी खिल जाता है। ये मतलब और चलो घर चलते हैं। तो अगर बच्चा रो रहा होगा ना तो उससे भी ये कहोगे ना बेटा घर चलते हैं, तो वो चुप हो जाएगा। क्या है ऐसा घर में भाई? घर में ऐसा क्या है जो हम, एक बच्चा रोता भी रुक जाएगा, बच्चे से कहो घर चलते हैं बेटा रुक जा, या बेटी रुक जा, तो 100% वो बच्चा रोता हुआ भी रुक जाएगा। आप कहीं देश विदेश घूमने जा रहे हो, बड़ा अच्छा लग रहा है, एक्साइटमेंट हो, हर्बल लाइफ में जा रहे हो, या कोई ऐसे कोई शादी फंक्शन में जा रहे हो, या कोई किसी पे भी जा रहे हो, बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन जो ही आपकी फ्लाइट के अपन घर चलते हैं, तो मेरे को लगता है कि उससे बड़ा सुकून तो कहीं मिलता नहीं है, है ना। आपको लगता है ऐसा? कितने लोग वेव करेंगे ऐसे हाथ के, कितने लोगों को लगता है कि अपने घर जाना सबको अच्छा लगता है ना। अच्छा, ये घर देखो, मकान ईंट पत्थर चूना
इससे बना हुआ एक आकार है, एक ढांचा है। मानते हैं ना सब? ऐसे गर्दन को हिलाओ, मानते हैं जो, तो यूं करो, नहीं मानते तो यूं करो भाई, है ना? मानते हो? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो मकान एक ईंट पत्थर चूना इनका बना हुआ एक आकार है, एक ढांचा है। अभी हम किसी दूसरे के घर पे जाते हैं तो आप कभी नहीं कहते कि ले दूसरे के घर के लोग उस घर में चलते, घर चलते, एक तो उसके मकान पे जाके आया हूँ, है ना, उसके यहाँ जाके आए हूँ, ऐसे बोलते हैं, ऐसे कहते हैं हम दूसरे के, हम जाके आए हैं, तो आप कभी नहीं कहते। लेकिन जब हम घर लौटते हैं तो हम कैसा भी बड़ा बंगला हो, कैसी बड़ी झोपड़ी हो, कैसे कैसे भी टूटी फूटी टीन हो, लेकिन हम उसको हम घर बोलते हैं। बंगले को भी घर बोलते हैं, तो टीन वाले को भी घर बोलते हैं, झोपड़ी को भी घर बोलते हैं। तो ये घर होता क्या है? घर एक ऐसा चीज होती है जो इंसानों से बनता है, जो इंसान रहते हैं, जहाँ इंसान रहते हैं, जिससे घर बनता है। और है ना, पर हमारा घर तो स्वर्ग से सुंदर है। वो घर कैसा भी हो, लेकिन हमारा घर जो होता है, अगर हमारा प्रेम है, हमारा सब कुछ एक दूसरे के प्रति त्याग है, तो हमारा मकान नहीं, हमारा घर बन जाता है। और घर हमारा स्वर्ग से भी सुंदर होता है। कितने भी लोग हैं, सबका घर अपने आप को स्वर्ग से सुंदर, यानी पक्षियों को भी अपना घोंसला स्वर्ग से सुंदर दिखता है। और देखिए, यानी मैं तो कहता हूँ घर के प्राण है ना, प्रेम में बसे हुए हैं, प्रेम के साथ लिपटे हुए हैं। इसी से अब मम्मी पापा, पति पत्नी, भाई भाई, भाई बहन, जो भी रिलेशन आपका जो यहाँ है, दादा दादी, एक दूसरे के प्रेम में इतने बंधे हुए रहते हैं, जिससे हमारा घर बनता है ना? तो आज से हम आप हमने अपने आप को जो, जितनी भी हमारी एक्टिविटी है, उससे हमारा मकान नहीं रहना चाहिए। मकान नहीं रहना चाहिए, हमारा क्या बन जाना चाहिए? हमारा घर बन जाना चाहिए। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हमारा घर बनना चाहिए। एक चीज बता दूं आपको, यानी इतना प्रेम की गंगा बहे हमारे घर में कि हमको स्वर्ग जैसा घर है ना? अब एक चीज बताऊं, एक छोटी सी मैं कहानी याद आती मुझे। एक एक सेठ जी थे, उसके 6 बहुएं थी, मतलब 6 बेटे बहुएं थी। अब आपस में उनमें बहुत पैसे वाले थे सेठ जी, तो नौकर चाकर सब कुछ उनके, धन धान सबसे संपूर्ण थे। लेकिन उनके घर में क्लेश रहता था। उनके घर में क्लेश रहता था। अब सास बहू से लड़ रही है, बहू आपस में लड़ रही है, मतलब ऐसा कुछ, ऐसा सिस्टम था। फिर छोटे बेटे की जब शादी हुई, तो छोटे बेटी की जो छोटी बहू आई, और जो ही बहू आई, तो उसने जहाँ वहां का माहौल देखा कि यहाँ तो आपस में लड़ते हैं, टेंशन होती है, कलेश रहता है, ये तो बहुत बुरा काम हो रहा है। नौकर चाकर भी हैं, काम करने वाली भी हैं, सारे सिस्टम है। तो छोटी बहू ने क्या किया कि सुबह उठी और घर का पूरा झाड़ू लगाया। घर का पूरा झाड़ू लगाया। तो सास बोली कि बेटा, तूने पूरा घर का झाड़ू क्यों लगाया? ये तो नौकर भी लगा देता, नौकर है ना अपने पास, क्यों घर का झाड़ू? तो उन्होंने कहा कि माता जी, कि सबरी ने भी भगवान आने के लिए खुद झाड़ू लगाती थी, इसलिए उसके घर भगवान आए। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरे घर भगवान आए, तो भगवान के लिए तो मैं ही झाड़ू लगाऊंगी। भगवान मेरे घर आए, इसलिए मुझे ही झाड़ू लगाना है। और मैं तो इसको भगवान की भक्ति करूंगी, तो मैं भगवान को बुलाना चाहती हूँ, इसलिए। तो सास बोली कि यार, जब तू भगवान की इतना भक्ति करती है, भगवान ऐसे झाड़ू लगाने से आएंगे, तो बोले कल से मैं, तू नहीं लगाएगी, इस झाड़ू को मैं लगाऊंगी। सास ने कहा तू ये झाड़ू नहीं लगाएगी, कल से झाड़ू मैं लगाऊंगी। तो सास ने जब झाड़ू लगाने लगी, और बहुओं को भी पता चला कि यार ये मामला ये है कि भगवान की तो भक्ति यही बनने वाली है, तो सब बहुएं कह रही थी नहीं यार, अपन को भी लगाना चाहिए। तो सारी बहुएं एक मतलब काम बांट लिया, और वो झाड़ू लगाने लगी। तो छोटी बहू ने क्या किया कि जो चक्की पीसते हैं वो शुरू कर दिया, आटा पीसना शुरू कर दिया। तो सास ने पूछा कि भाई, जब नौकर हैं तो आप ये ऐसे क्यों कर रहे हो? कि देखो माता जी, ऐसा है कि हमको स्वस्थ रहना है, हमको फिट रहना है, तो सुबह सुबह एक्सरसाइज हो जाती है इससे। और जो हमारा जो हाथ की चक्की का जो आटा है, वो पौष्टिक रहता है, तो हमारा पूरा परिवार भी स्वस्थ रहेगा। हमारा पूरा परिवार भी स्वस्थ रहेगा, और मैं हमेशा फिट रहना चाहती हूँ, मैं बुजुर्ग होने तक भी मैं फिट रहना चाहती हूँ। तो सास बोली यार, सबसे फिटनेस की जरूरत तो मुझे ही है। हमारी कम्युनिटी में भी सिखाते हैं, बुजुर्ग हैं तो बोले सबसे फिटनेस की जरूरत तो मुझे। कल से बहू बोला मैं चक्की पीसूंगी, और बहुएं झाड़ू निकालने लग गई।
तो मतलब मैं चक्की पीसूंगी, तू 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 और काम देख ले भाई, मैं तो फिट तो मैं ही रहना चाहती हूँ। तो सास ने किया तो और बहुएं भी लिपट गई कि भाई ये काम भी करेंगे, हम ये भी करेंगे। तो जो छोटी बहू थी वो रोटी बनाने लग गई। फिर उन्होंने कहा कि यार नौकर रोटी बना रहे ना, आप रोटी क्यों बना रहे हो? कि देखो माता जी ऐसा है कि रोटी खिलाना एक पुण्य का काम होता है। परिवार को खिलाओ, चाहे भिखारी को खिलाओ, चाहे किसी आने वाले मेहमान को खिलाओ, रोटी खिलाना, खाना खिलाना एक पुण्य का काम होता है। तो बोले यार, क्योंकि भगवान ने भी ये सिखाया कि भाई उन्होंने तो सारा काम किया था। तो बोले यार ये तो उन्होंने भी वही पकड़ लिया। फिर बोले साहब पुण्य, हम कौन सी बहू है ऐसी जो पुण्य कमाना नहीं चाहती? लेडीजों में तो और भी कंपटीशन होता है इस चीज का, पुण्य कमाने के मामले में। तो सास ने कमाने लगी तो सास कैसे अकेली कमा लेगी? सारी बहुएं भी उसके पास लिपट गई कि नहीं हम भी पुण्य कमाना चाहते हैं। तो रोटियां भी हम मिल बांट के करने लगी। तो फिर जो बहुत ही छोटी, उसने बर्तन मांजना शुरू कर दिया। जो झूठे बर्तन थे उनको साफ करना शुरू कर दिया। तो सास बोली कि अब ये भी काम तू ही करेगी, सारे नौकर चाकर क्या करेंगे, उनको क्या करेंगे भाई? तो छोटी बहू ने कहा कि भगवान ने भी झूठी पत्तल उठाई थी, जो यज्ञ हुआ था, जो यज्ञ किया था युधिष्ठिर ने, वहां भगवान ने भी झूठी पत्तल उठाई थी। तो वो तो सबसे बड़ा पुण्य का काम है, ये पुण्य तो मैं कभी छोड़ ही नहीं सकती। तो सास बोली कि यार इतना पुण्य का काम तो मुझे भी करना है, तो सारी वो भी करने। कहने का मतलब है कि धीरे धीरे करके एक बहू छोटी ने सबको इतना प्रेम कर दिया, इतना आपस में तालमेल कर दिया कि वो पहले घर जो था वो मकान था, बाद में वो घर स्वर्ग से भी सुंदर हो गया, सारे हिलमिल के रहने लगे। ऐसी गंगा हमको बहानी चाहिए, करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हमको अपने मकान को घर में बदलने के लिए पूरे प्रयास करने चाहिए। हमारे मेंटोर से पूछने चाहिए, मैं भी हमारे मेंटोर से पूछता रहता हूँ कि अभी क्या करना चाहिए, हमें क्या प्रॉब्लम आई। को प्रॉब्लम तो आएंगी, जिंदा हो तो प्रॉब्लम तो आएंगी। अब प्रॉब्लम आएंगी तो उनको सॉल्यूशन करने भी हमको काम है। भाई खुद के दिमाग में आए तो एक चीज बता दूं, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि खुद के दिमाग में आए तो प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, खुद के दिमाग में नहीं आए तो अपने परिवार को इन्वॉल्व कर लो, अपने मेंटोर को इन्वॉल्व कर लो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, है ना? तो आज से हमको घर को स्वर्ग से सुंदर बनाना है। बनाना है कि नहीं बनाना है? अब देखिए, मतलब सास बहू वगैरह आपस में, एक चीज बताऊं, एक छोटा सा एक जोक्स और सुना देता हूं कि हमारी लोगों की थिंकिंग बता दूं, तो आज के लोगों की थिंकिंग बता दूं कितने लोग हैं जो ये आज की लोगों की थिंकिंग सोचना चाहते हैं, कितने लोग ऐसे वेव करके बताएंगे? भाई जब ही बताऊंगा, नहीं तो मैं तो नहीं बताऊंगा। वेरी गुड, बहुत सारे लोग। अब देखिए, एक व्यक्ति था, उसके दो संतानें थी, एक लड़का और एक लड़की। एक व्यक्ति था, बुजुर्ग आदमी, उनके दो बेटे, एक बेटा और एक बेटी थी, दोनों की शादी कर दी। अब वहां कोई अच्छे मेंटोर हैं, भैरव सिंह जी जैसे, नरेश जी जैसे, ऐसे गए उनपे। नरेश जी को भी अब बात को देने की आदत है। और बाबा राम राम, कैसे हो? बोले बहुत बढ़िया है साहब, बहुत बढ़िया है। तो नरेश जी, और सब बढ़िया? बोले बढ़िया। और बहू वगैरह शादी वादी कर ली बच्चे की? हाँ कर ली। बोले और कैसी आई बहू? अरे बोले पूछो मत, बहू ने तो मेरे बेटे को बिगाड़ दिया। बहू ने तो मेरे बेटे को बिगाड़ दिया। बोले क्यों से बिगाड़ दिया? कि बेटा मेरे हमेशा मेरी पूरी बात मानता था, लेकिन आज बेटा है ना, कोई छोटा सा भी काम करे तो मेरी बहू से पूछे बिना नहीं करता। मतलब इतना हो गया उसका, वो उल्लू बोलते हैं या क्या बोलते हैं, मतलब पिट्ठू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब ऐसा बहू का हो गया कि वो जो भी बहू कहेगी ना वही वह काम करता है, बिना पूछे तो बहू से करता ही नहीं है। बोले यार अच्छी। और बोले बेटी की शादी कर दी? बोले हाँ कर दी। लेकिन साहब जवाई बहुत अच्छा मिला है, हम जवाई तो हीरा मिला है, हीरा। हीरा मिला है हमको जवाई, बहुत बढ़िया। बोले वो जवाई हीरा कैसे? कि साहब कोई भी, मतलब मेरी बेटी को खुश रखने में कसर नहीं छोड़ता, कोई छोटा सा भी काम करता है मेरी बेटी से पूछे बिना नहीं करता है। वो मेरी बेटी से पूछे बिना कोई भी छोटा सा काम भी नहीं करता, इसलिए वो हीरा है। लेकिन मेरा बेटा बहू से पूछे बिना नहीं करता, वो बेकार है। सोचो, मतलब हमारी एक ही जगह सोच कैसे घूम गई। इसलिए हमारा मकान बनना रह जाता है, घर नहीं बन बन पाता है ना। तो आप समझ गए हो शायद, क्योंकि घर के बारे में तो कि जितना बोलो उतना ही ज्यादा है। बहुत कम है, मतलब जितना बोलो। तो आज से हमको, जो हमारे बुजुर्ग रहते हैं
तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, कभी ये दिमाग में मत लाना कि आप अपने बुजुर्गों को रखते हो, आप अपने बुजुर्गों को रखते हो, ये कभी नहीं रखना। आप बुजुर्गों, यानी बुजुर्ग आपको रखते हैं, ये दिमाग में थिंकिंग। जैसे अगर मुझे कोई कहे कि मम्मी पापा को आप रखते हो क्या, आपके पास ही रहते हैं क्या, तो आप ये कहो कि मैं इतनी बड़ी नहीं हुई या मैं इतना बड़ा नहीं हुआ कि मैं उनको रख सकूं, मैं ही उनके पास रहता हूं या मैं ही उनके पास रहती हूँ। तो इससे क्या बोध होगा कि वो आपके बोझ नहीं बनेंगे। जब आप ही उनके पास रहते हो तो वो बोझ बन ही नहीं सकते, है ना। तो ये थिंकिंग अगर आप में है, बहुत सारे लोगों को तो मिसेज के बारे में ही रहता है कि तू मेरा खाती है, ऐसा मैंने सुना है, तू मेरा खाती है मैं कमाता हूं। मतलब ये देखो आप, मेरे को बड़ा ताज्जुब होता है कि यार मिसेज से भी ये बात कर रहे हो कि यार तू मेरा खाती है, मैं कमाता तो मैं हूं। आप सोचिए, आप उनको हटा के देखिए, आपका घर नहीं, आपका मकान खंडर बन जाएगा, आपका आपका परिवार है ना टूट जाएगा। आप बात क्या कर रहे हैं। तो आज के बाद तो एक छोटा सा मैं आपको चीज कहना चाहूंगा, एक छोटा सा कोटेशन है, मदद मांगने जाओ तो टालते हैं लोग, मदद मांगने जाओ तो टालते हैं लोग, बात पता चल जाए तो उछालते हैं लोग। मदद मांगने जाओ तो टालते हैं लोग, और बात पता चल जाए तो उछालते हैं लोग। बताना मत किसी को अपने घर की बात है दोस्त, बताना मत अपने घर की बात है दोस्त। अक्सर मौके का फायदा उठाकर उठा सॉरी अक्सर मौके का फायदा उठा लेते हैं लोग, अक्सर मौके का फायदा उठा लेते हैं लोग। मैं इसको अगर कोई लिखना चाहे तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। मदद मांगने जाओ तो टालते हैं लोग, बात पता चल जाए तो उछालते हैं लोग। बताना मत किसी को अपने घर की बात है दोस्त, अक्सर मौके का फायदा उठा लेते हैं लोग। और लास्ट में, चाहे आपकी झोपड़ी हो, चाहे आपका महल हो, आपका घर आपका ही है, वो सबसे स्वर्ग से सुंदर है। ओके। अब इसमें घर में जो अच्छा होगा, ये घर कैसे बनेगा, इसमें कुछ और भी पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं। कि सबसे पहले, क्यों प्रोग्रेस और सफलता भी एक घर को बनाने में कामयाब रहती है, तो दूसरा पॉइंट हमारा जिज्ञासु मन लेकर चलें जीवन जीने की कला में। एक तो मकान को घर बना दिया, दूसरा पॉइंट हमारा जिज्ञासु मन लेकर चलें। जिज्ञासु मन यानी सीखने का। देखो, अगर आप खुशहाल रहना चाहते हैं, पॉइंट लिख लिया आपने, जिज्ञासु मन लेकर चलें, यानी सीखने वाला, जिज्ञासु, जिज्ञासा रहनी चाहिए हर चीज को सीखने की, है ना। अगर आप खुशहाल रहना चाहते हैं तो खालीपन होता है ना, वो निराशा और अवसाद यानी डिप्रेशन की का जनक होता है, यानी खालीपन होता है। जो मेरे साथ भी ऐसा रहा कि हम काफी दिन खाली रहे, हम बहुत सारा काम नहीं कर पाए, तबीयत खराब होने को, तो डिप्रेशन आता है। खालीपन अगर रहता है तो 100% आपको डिप्रेशन आएगा। तो ये खालीपन से बचना चाहिए, और हमेशा हर क्षेत्र में सीखने की कोशिश करनी चाहिए। अब देखिए, जैसे आपको कोई चीज की असफलता मिल गई, तो उसको छोड़ना नहीं है। जैसे किसी का वेट लॉस नहीं हो रहा, उसको छोड़ना नहीं है। बहुत सारे लोगों ने पहले हर्बल लाइफ में ज्वाइन किया था, लेकिन जी साहब हमने तो पहले लिया था लेकिन कुछ ही नहीं हुआ, हमने छोड़ दिया, अब नहीं लेंगे। मतलब सफलता मिलने पर उसको छोड़ना नहीं है, उसकी बारीकियों को देखना चाहिए। आपकी ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि मैं असफल क्यों हुआ, मैं असफल क्यों हुआ, तो उसकी बारीकियों को देखें, बारीकियों को सीखें, अपने मेंटोर से सीखें, अपने कोच से सीखें कि हम जो भी रीजन ले रहे हैं, चाहे हमारा वेट लॉस का हो, चाहे वेट गेन का हो, चाहे फिट रहने का हो, चाहे हमारी कोई सक्सेस का हो, चाहे हम किसी की मदद करने का हो, जिसमें अगर हम असफल होते हैं, हमारे रिलेशन बिल्ड होने में असफल हो रहे हैं, मतलब किसी भी चीज में हम असफल हो रहे हैं, उसकी बारीकियों को सीखे कि इसका रीजन क्या है कि मैं असफल क्यों हो रहा हूं। उसकी बारीकियों को अगर सीखते हैं तो 100% है कि आप उस काम को दोबारा करेंगे, और दोबारा करेंगे तो 100% आप सफल भी होंगे। तो हमेशा आपको सीखने के लालच से रहना चाहिए, सीखने की जिज्ञासा रहनी चाहिए। अब देखिए, बहुत सारे लोग है ना जो सीखने से बड़ा डरते हैं। मतलब असफल, छोड़ दिया काम, दूसरा पकड़ लिया, असफल हो गया, छोड़ दिया काम, दूसरा पकड़ लिया। ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोगों को देखा, वो जीवन में ऐसा ही धक्का खाते रहते हैं। लेकिन लगे रहो और उसको सीखो।
अब एक छोटा सा शहद का एक छोटा सा चीज बता दूं आपको। 50 ग्राम की जीभ को अपने 60 या 70 ग्राम 70 किलो के शरीर पे हावी मत होने दें। ये बहुत बड़ा आपको सीख है स्वस्थ रहने की। सेहत ठीक रहने में एक महत्वपूर्ण सुझाव ये है कि आपको 50 ग्राम की जीभ को अपने 70-80 किलो के शरीर को या 60 किलो के शरीर पे हावी ना होने दें। बहुत बड़ी सीख है ये। कितने लोग इस सीख को मानेंगे? 50 ग्राम की जीभ को थोड़ा काबू में रखें, है ना। अब देखो, ये वैसे देखा जाए तो ये जीभ है ना, जबान भी बन जाती है भाई। अगर को तुम गलत सलत बोलोगे तो बोले इसकी जबान खराब है। जीभ जीभ से जबान बन जाती है वो। तो जीभ को तो हमेशा यानी यानी सोशल रिलेशन भी खराब कर सकती है, हमारे शरीर को भी खराब कर सकती है। तो जीभ को जीभ ही रहने दे, उसको जबान नहीं बनने, है ना। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट हमारा, दुनिया में आप अद्वितीय हैं, यानी आप अलग हैं। दुनिया में आप अद्वितीय हैं, तीसरा पॉइंट जीवन जीने की कला में है आपका सिर्फ। दुनिया में आप अद्वितीय हैं, यानी बिल्कुल अलग हैं आप। अब देखिए, कितने लोग मानते हैं अपने आप को हम अलग हैं। क्यों? भगवान ने, है ना, आप देखो संसार में कहीं भी घूमे आओ, आप जैसा कोई है ही नहीं। आपकी शक्ल जैसा नहीं है, आपकी कद काठी जैसा नहीं है, मतलब आपका जैसे बोलचाल के जैसा नहीं है, आपका व्यवहार से मतलब बिल्कुल अलग है आप। इसका मतलब आप स्पेशल है। चाहे आपका कलर कैसा भी हो, वो भी आपके स्पेशल है, आप जैसा कोई को मिलेगा भी नहीं। मतलब एक ही परिवार में अगर दो बच्चे तीन बच्चे पैदा होते हैं, चार बच्चे पैदा होते हैं, तो वो भी अलग अलग होते हैं। एक जैसे माहौल में पलने वाले बच्चे भी कद काठी से, बोल चाल से, रहन सहन से, उनके गंध वगैरह जो भी कुछ उसमें उनमें जो खूबियां वो सब अलग होती है कि नहीं होती। तो इस संसार में जितने भी लोग सब अपने आप को अलग समझे और अपनी खूबी को पहचान के उसको डेवलप करें। अपनी खूबी को पहचान कर उसको डेवलप अगर करते हैं, तो पता है क्या होगा कि आप अपने आप को छोटा नहीं समझेंगे। नहीं, कई बार क्या होता है कि हम किसी दूसरे से तुलना कर बैठते हैं और अपने आप को छोटा समझते हैं। और अपने आप को छोटा समझते हैं तो हम सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ पाते। ये बहुत बड़ी खूबी, यानी आप बिल्कुल स्पेशल हैं, आप एकदम। मैं कहता हूं कि भगवान ने आपको अलग से ही बनाया है। आप ये सोचो कि औरों को तो अलग बनाया, मुझे तो बस भगवान ने अलग से बैठ के बनाया। मैं तो स्पेशल हूँ। और आप में औरों से एक अलग खूबी होगी, मैं बोल रहा हूँ मेरी खूबी अलग होगी, है ना। बहुत सारे लोग जो अभी सामने बैठे हैं उनकी बहुत सारे लोगों की खूबी अलग होगी। वो सब सबकी अलग अलग खूबियां रहती हैं। तो अपनी खूबी को पहचानो, उसको ही मतलब एक तरीके से ताकत बना लो। छोटा मत समझो, अपने आप को तुच्छ मत समझो। आप अपने आप में स्पेशल मानो, यानी अद्वितीय हैं आप। यूं मान लो एकदम स्पेशल लोग हैं आप। तो अपने आप को माने और एक अच्छा जीवन जिए, मतलब अपने आप को छोटा नहीं करें। चौथा पॉइंट है, दिमाग के साथ दिल की सुने। दिमाग के साथ दिल की सुने। दिमाग के साथ दिल की सुने। अब देखिए, तीन तरह के लोग होते हैं। तीन तरह के लोग होते हैं। एक तो दिल से काम करते हैं, एक दिमाग से काम करते हैं, और एक दिल और दिमाग दोनों से काम करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? तीन तरह के लोग, एक तो दिल से काम करते हैं, एक दिमाग से काम करते हैं, एक दिल और दिमाग दोनों से काम करते हैं। अब देखो, जो दिमाग से काम करते हैं ना, वो प्रोफेशनल लोग होते हैं। जो दिमाग से काम करते हैं वो प्रोफेशनल लोग होते हैं, जो अपना नौकरी की या बिजनेस की, या और किसी से कोई मतलब नहीं, कोई मर रहा है तो जी रहा है तो कोई मतलब लेना देना नहीं है। वो लोग जो दिमाग से काम करते हैं। लेकिन कुछ लोग दिल से काम करते हैं, जो सोशल लोग होते हैं, जो भावनाओं में बहते हैं, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, लोगों के साथ हेल्प करना चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो काम भी करते हैं, लोगों के साथ अटैच भी रहते हैं, यानी दिल और दिमाग दोनों लगाते हैं। जैसे हमारे एनसीसी के लोग हैं, दिमाग भी लगाते हैं लेकिन दिल भी लगाते हैं। हमारे जो ये परिवार बना हुआ है, जो सामने जो दिख रहा है, जो हमारा परिवार दिख रहा है, ये एक तरीके से दिल से बना है। और जो हम इस सक्सेस में जा रहे हैं वो दिमाग लड़ा रहे हैं हम। तो जो एनसीसी है हमारी, जो दिल और दिमाग दोनों से हम काम करते हैं, इसलिए हम सफल भी होते हैं और परिवार भी बनता है इससे। और हम इतना सारा बड़ा परिवार बना हुआ है, 500 लोग जुड़े हुए, हो सकता है कि और भी बाहर वेटिंग में बैठे हों, मुझे पता नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये है कि हम दो जो लोग हैं, अगर हम दिल से जुड़े हुए तो हम खाएंगे क्या?
अगर हम दिमाग से जुड़े हुए तो ये परिवार टूट जाता, ये परिवार आता नहीं, ये परिवार भी नहीं आता, ये परिवार जो सामने दिख रहा है ये भी नहीं आता। तो अगर हमको इस एनसीसी से बड़ा कोई चीज मिल ही नहीं सकती जो दिल और दिमाग दोनों से चलती है। कोई दिमाग से चलता है, कोई दिल से चलता है, लेकिन हमको दोनों का कॉम्बिनेशन मिला है, दिल और दिमाग का। तो अपने आप में थैंक्स कहेंगे और अपनी पीठ थपथपाएंगे, ऐसी एनसीसी मिली जो हमको दोनों चीजें यूज हो रही हैं और हमको सफलता के पायदान मिल रहे हैं, हम फिटनेस मिल रही है, हमको अच्छी चीज मिल रही है। और सुबह सुबह लोगों को हंसते हुए चेहरे नजर आते हैं, फूल से खिले हुए चेहरे नजर आते हैं, तो पूरा दिन अच्छा रहता है। मैं तो ये कहता हूँ, मैंने अभी अभी दिल्ली के उसमें एकेडमी में गया था, तो मेरे साथ में बहुत सारे लोग थे अपनी टीम के। तो उनसे एक प्रश्न पूछा कि सर आप जो पहली बार गए थे, उनसे ये पूछा कि सर मैडम जो भी हमारे साथ थी, तो उनसे बोला बोला कि आपने इतने सारे लोग देखे, उनमें एक भी चेहरा ऐसा मुझे आपको दिखाई दिया जो मायूस हो? एक भी चेहरा ऐसा कोई दिखाई दिया जो मायूस हो? कि हाँ बोलो साहब, पहली कम्युनिटी देखी है जिसमें सारे लोग एक्साइटेड भी थे, खुश भी थे। तो क्या आप इस खुशी के रास्ते में आप चलना चाहते हो हमारे साथ के? बोलो साहब, आप तो अब पूछ रहे हो, हमने तो पहले निर्णय ले लिया कि आपके साथ ही चलेंगे, कि जीवन खुशमय बनाएंगे, खुशहाल बनाएंगे। अब देखिए, तो हमारी कम्युनिटी में जो दूर से देख रहा है उसको पता नहीं है, वो मना करता है, लेकिन अंदर आने के बाद में शायद, मेरे को तो नहीं लगता कोई मना करता हो। नहीं करता है ना मना भाई? एक गर्दन हिला के बताएंगे, नहीं करता है ना? वेरी गुड। अब देखिए, उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा, जीवन में खालीपन न आने दे। जीवन में खालीपन मत आने दे। अब देखिए, क्या करते हैं हम लोग, जब खालीपन है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं कि गलत सलत नेगेटिव विचार आते हैं। देखो आप देखे ना, बोलो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। कितने लोगों ने सुना है? खाली यानी खाली दिमाग शैतान का घर होता है। यानी उल्टी सीधी बातें तो खाली दिमाग में ही आएंगी भाई। अगर आप बिजी हैं तो उल्टी सीधी बातें नहीं आएंगी, क्यों ममता जी? खाली दिमाग शैतान का घर होता है ना? और खाली दिमाग जब होता है तो पता है क्या है? ये भी आता है, जैसे मान लो मोहन जी से कहेंगी, और जी आपने ऐसा नहीं किया, नहीं आपने ऐसे हो जाते, ऐसा नहीं किया वैसे हो जाते, फिर नहीं नहीं तूने नहीं किया ऐसा हो जाते। आपस मतलब एक दूसरे से नेगेटिविटी बातें, और आपने वो गलती कर दी थी, वो पुरानी गलती, मतलब ऐसे उल्टे सीधे विचार आते हैं ना? तो खाली दिमाग रहता है तो आपको क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, हम एक रचनात्मक कार्य नहीं कर पाते। तो खाली दिमाग को बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। मैं तो एक चीज और बता दूं आपको, खाली दिमाग से डिप्रेशन आता है, कई बीमारियां भी आती हैं। और आदमी जैसे रिटायरमेंट लोग हो जाते हैं ना, जब रिटायरमेंट हो जाते हैं तो अपने आप को वो खाली समझने लग जाते हैं, तो वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। कई लोग तो अच्छे अच्छे अफसरों को मैं रिटायरमेंट के बाद में जल्दी ऊपर जाते हुए भी देखा है। वो अवसाद में आ जाते हैं, वो सोचते हैं अब में हमारा कुछ नहीं है, हम तो बस हो गए रिटायरमेंट। यानी 60 के बाद तो ये सोचते हैं कि हमारी जिंदगी पूरी होगी, हम तो हो गए, हम जो भी, हम सरकार ने अनुपयोगी समझ लिया हमें, हमको खाली समझ लिया। जबकि हमारे लाइफ में हम 60 के हैं, अब भैरव सिंह जी भाई साहब 60 के आसपास हैं, और क्या नाम से जो अ, चन्नी सर हैं, इधर से नरेश जी भी मान लो 55 50 से ऊपर, तो जो लोग, बहुत सारे लोग, तो हम हमको अब अनुपयोगी नहीं समझ रहे। हम तो सोच रहे हैं अब ना, हमारी तो शुरुआत है। हम तो सोच रहे हैं, हमने तो अभी शुरुआत की है, हमको तो आनंद लेने हैं हम ही, बहुत सारे लोगों को। और बहुत सारे अजी अब तो 60 के को क्या करना है, बच्चे ही करेंगे भाई। तो ऐसे भी चीज सोचते हैं, तो निरस्ता आ जाती है। एक बार क्या हुआ, एक बंदर था बेचारा, बहुत परेशान था, टेंशन में, अकेला बैठा रहता, खालीपन था, टेंशन में था, उसके जो साथी बिछुड़ गए थे या जो भी कुछ हुआ, बहुत टेंशन में। तो उन्होंने सोचा यार, इससे अच्छा, इस जीवन से तो अच्छा मरना अच्छा है। बंदर ने क्या सोचा, इस जीवन से अच्छा तो मरना अच्छा। तो ढूंढता ढूंढता गया, बोले कैसे मरे, कैसे मरे, कैसे मरे। तो एक शेर दिख गया उसको। क्या दिख गया? और यार बोले, इस शेर को छेड़ेंगे तो ये शेर मुझे खा जाएगा, मैं मर जाऊंगा, ये तो बड़ा इजी काम है। शेर है जंगल में अकेला सो रहा है पेड़ के नीचे। तो उसने पेड़ से जू ही उतर के उसके कान को ऐंठ दिया, शेर के कान को ऐंठ दिया। शेर एकदम खड़ा हुआ, गुर्रा, बोले किस बदतमीज का इतनी हिम्मत हुई कि शेर के कान ऐंठ दे? बोले तुझे मरने से डर नहीं लगता? कि सर लगता है मरने से डर, लेकिन मैं मरना चाहता हूं। बोले क्यों मरना चाहता है? कि मैं अकेलेपन से, मैं खालीपन से इतना परेशान हो गया हूं कि मुझे जीने की चाहत नहीं रही है।
तो शेर बोला, पता है शेर क्या बोला? कि यार ऐसा बता, तैने मेरे कान खींचे जो किसी ने देखा तो नहीं, कि यार कोई है ही नहीं है, देखेगा कौन? तो बोले यार एक बार और खींच, मैं भी खाली हूं, मैं भी टेंशन में हूँ। मैं तेरे कान खींचता हूँ, तू मेरे कान खींच, कम से कम हम दोनों ऐसे ही खुशहाल जिंदगी जीते हैं। समझ रहे हो? तो अपने अपने कान खींचो, रिश्तेदारों के खींचो, आपस में हंसो बोलो, खालीपन को मत आने दो। कहने का मतलब मेरा है कि खालीपन को मत आने दो, हंसो और हंसाओ, है ना? और अपना समय व्यतीत करो। और अगर कोई ऐसा ज्यादा खालीपन है तो अपने इसमें ले आओ, अपने न्यूट्रिशन क्लब है हमारे, इनमें ले आओ, एनसीसी में ले आओ, तो हमारे खालीपन दूर होगा। तो करेंगे, हम सब लोग खालीपन को दूर करेंगे। और देखो, जो व्यस्तता होती है ना, वो दर्द निवारक दवा होती है एक तरीके से। मैं तो कहता हूँ व्यस्तता से अच्छी दर्द निवारक दवा कोई हो ही नहीं सकती। और व्यस्त रह के शांति भी मिलती है। और एक बात बताऊं, और बैठे से बेगार करना अच्छा होता है, जिससे फिटनेस भी अच्छी आती है, खून संचार भी अच्छा होता है। अगर किसी को कोई भी काम नहीं है ना, तो बेगार करना शुरू कर दो। बेगार जानते हो? मुफ्त में काम। समाज में कोई भी काम हो तो बैठे से बेगार करना शुरू कर दो, तो आपका खून संचार भी अच्छा रहेगा, आपकी फिटनेस भी अच्छी रहेगी। वही काम शुरू कर दो। और सबको छोड़ो। आप सबसे पहले उस, देखो, अब देखो किस व्यक्ति को खुश रखना है आपको। दे दूं आपको एक टिप छोटी सी। सबको छोड़ो, एक व्यक्ति को खुश रख लो। सबसे पहले आप उस व्यक्ति को खुश रखो जिसको आप रोज आईने में देखते हो। उसको खुश रखना सीख जाओ, सारे संसार की खुश आपको मिल जाएंगी। सारा संसार की खुशियां मिल जाएंगी। उस व्यक्ति को खुश रखना सीख लो। किसको? जिसको आप रोज आईने में देखते हो। क्यों मोल जी? उसको खुश रखना सीख जाओगे, 100% है, आप खुश रहना सीख जाओ। ये तो हमारे खुश रहने के तरीके। अब देखो, एक अपनी एक संस्कृति की, अपनी जो हमारा जो देश की जो संस्कृति है, उसके एक छोटा सा जो हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया है। और ऋषि मुनियों ने बहुत सा एक चीज बता, उसका संदेश देना चाहता हूं आप लोगों को। अगर आप एक बात सुनेंगे, देखो, हमारे जो सनातन धर्म है, हमारी संस्कृति है, जिसने हमको क्या सिखाया, वो एक चीज बताना चाहूंगा। कितने लोग हैं जो इस चीज को सुनना चाहेंगे कि हमारा खाने का बंटवारा कैसे होता है? कितने लोग हैं, सुनिए जरा, कि खाने का बंटवारा होता कैसे है? कितने लोग सुनना चाहेंगे? बहुत सारे लोग सुनना चाहेंगे ना। वो कुंदन जी भी सुनना चाहेंगे, सभी लोग सुनना चाहेंगे खाने का बंटवारा होता कैसे है। देखिए, जैसे हमारा खेत में अनाज पैदा होता है, खेत में अनाज पैदा होता है भाई, यानी अनाज वहीं से शुरुआत होती है ना। तो देखो, खेत यानी जमीन से 4 आंगुल ऊपर तक का तो जमीन का होता है। अब जब कटाई करते हैं तो 4 आंगुल कम से कम डंठल वगैरह रह जाते हैं ना। तो जमीन से 4 आंगुल ऊपर जमीन का, देखो बंटवारा हो रहा है। जमीन से 4 आंगुल ऊपर किसका? जमीन का। और बाली से नीचे का पशुओं का। होता है कि नहीं होता है? बाली से नीचे का पशुओं का होता है। कितने लोग मानते हैं? मानते हैं ना, बाली से नीचे जो भी हो तो पशुओं का होता है। और पहली उपज की पहली बाली अग्नि की। पहली उपज की पहली बाली अग्नि की। हम जैसे, वैसे तो देखो, होली पे भी वो बाल सेकते हैं। और हमारे पूर्व दिन जो पहली अनाज होता है उसको आग पे अर्पण करते हैं। हमने देखा है, हमारी दादी वगैरह करते थे, बोले यार भगवान को, सूर्य भगवान को उसको चढ़ाओ। यानी पहली उपज की पहली बाली अग्नि की। और बाली से दाना अलग करने पर मुट्ठी भर दाना पक्षियों का। चूगा डालते कि नहीं डालते? बाली से अनाज अलग करेंगे तो मुट्ठी भर दाना पक्षियों का। और अनाज का जब आटा बनाने पर, अनाज का जब आटा बनाते हैं तो मुट्ठी भर आटा चींटियों का। चींटियों का भी है उसमें हिस्सा। होता है कि नहीं होता है हिस्सा चींटियों का? और गुथा हुआ आटा, चुटकी भर गुथा हुआ आटा मछलियों का। मछलियों को भी हम पहले दिया करते थे। हमारे सनातन धर्म में ये बताया गया है कि उसमें मछलियों का भी हिस्सा होना चाहिए। और उस आटे की पहली रोटी गौ माता की।
कितने लोग मानते हैं इस बात के? पहली रोटी गौ माता की। वेरी गुड। आटे से गुथी हुई पहली रोटी गौ माता की। और उस उन रोटियों से जो पहली सिकी हुई रोटियां या पहली थाली घर के बुजुर्ग की, पहली थाली, यानी रोटियों जो बनी बन जाती हैं तो पहली थाली बुजुर्गों की, और उसके बाद हमारी थाली में, उसके बाद हमारी थाली में, और हमारी थाली के बाद बताया क्या है कि आखिरी रोटी कुत्ते की, आखिरी रोटी कुत्ते की। ये बंटवारा था हमारी हिंदू संस्कृति में, हमारी सनातन संस्कृति में। और इस सनातन संस्कृति का हिस्सा बनना एक गर्व की बात महसूस करता हूं मैं। आप भी लोग करते होंगे। यानी कि जो हमारी संस्कृति में जो चीज सिखाई है कि इस तरीके से अगर हम बंटवारा करते तो हमारा घर बनेगा, हमारी संस्कृति बढ़ेगी, हम लोग खुशहाल बनेंगे, हमको आशीर्वाद मिलेगा, हमको पुण्य मिलेगा। तो आज के बाद में जितना हो सके, जितनी मैंने बताया उतना नहीं भी हो सकता है। देखो, किसान से पैदा होगा तो जमीन से ऊपर का हिस्सा अपने आप रह जाएगा, और बाली से नीचे का हिस्सा पशुओं का अपने आप रह जाएगा। जो आपके पास जो आता है, जैसे मछलियों का है या चींटियों का है या पक्षियों का दाना है, वो आप कर सकते हो। गौ माता की रोटी कर सकते हो, लास्ट की रोटी कुत्ते की कर सकते हो, बुजुर्ग यानी पहली थाली बुजुर्ग की कर सकते हो। और मतलब आप ये जो सारी चीज कर सकते हो, कर सकते हो ना। तो इससे क्या है कि हम हमारी आने वाली पीढ़ी भी कुछ सीख पाएगी। और लास्ट में मैं एक बात कहूंगा आपसे, जिंदगी में हर चीज के जिम्मेवार आप हैं। जिंदगी में होने वाली हर चीज की जिम्मेदारी तुम हो। जितनी भी जिंदगी में हर चीज होती है उसकी जिम्मेवारी तुम हो। इसको जितना जल्दी सीख लो या जितना जल्दी मान लो, उतनी बेहतर हो जाए जिंदगी, उतनी बेहतर हो जाएगी। यानी कहने का मतलब, जिंदगी में जो भी हो रहा है ना, उसकी जिम्मेवारी, जिम्मेवार कौन हो? आप हो। इसको जितना जल्दी मान लोगे ना, उतनी जल्दी आपके जीवन अच्छा हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जितना मुझे आया है मैं आपको सिखाने की कोशिश करी, और एक अच्छा समाज और एक अच्छा घर बनाने की कोशिश करी। थैंक यू वेरी मच, सभी को प्रणाम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और टू कुलदीप जी सर, जो भी अच्छा लगा आपको, थैंक यू। बहुत सर, अमेजिंग सर। आपकी तो हर बार कुछ नया टॉपिक होता है। आप अपने पिटारे से हर बार कुछ ऐसी चीजें हमें बताते हो, ऐसी चीजें हमें परोसते, तो जिससे हमारा दिल दिमाग की वैल्यूज बढ़ती है, हम लोग क्रिएशन हमारा बढ़ता है। क्योंकि इस सागर से गागर गागर भरने की जो बात आप कहते हो, हर बार कुछ अमेजिंग होता है। तो सर का हम थैंक यू कैसे बोलने वाले हैं, नीचे चैट बॉक्स ओपन है। सर के लिए आपको थैंक यू मैसेज टाइप करना है। और यदि दिल करता है तो आप हार्ट सिंबल भी दे सकते हैं मेरी तरीका से। जैसे मैं भी सर की इतनी शानदार बातों को सुनने समझने के बाद ही बहुत ज्यादा अपने आप को वैल्यूबल समझता हूं कि मैं जब क्लब में नहीं था, इससे पहले हमारी कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन क्लब में ज्वाइन होने से बाद लगातार हम चीजों को सीख रहे हैं। आज सर ने उपज को किस प्रकार से डिफाइन किया है, आई थिंक जैसे मैं सोच रहा हूं आप भी पहली बार इस चीज को सुना होगा कि हमें हर चीज का हिस्सेदारी है। प्रकृति ने, हमारे जो सनातन धर्म के सर ने जो चीजें बताई, इसने इस प्रकार से चीजों को डिजाइन किया कि हर चीज, हर शख्स तक हर चीज डिलीवर हो रही है। तो अगेन सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अमेजिंग वैल्यूबल चीजें आप हमें लगातार सिखाते हैं, तभी हम और पूरे सभी सदस्य, जो भी 500 से ज्यादा हमारे फैमिली मेंबर अभी ज्वाइन हो चुके थे हमारे साथ में, उनको इस दिन का बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार रहता है, जिसमें मैं भी हूँ। आई थिंक सभी लोग होंगे। आप सभी लोग एक्साइटेड रहते हो ना गुरुवार के दिन के लिए, क्योंकि नई चीज मिलती है। ये चीजें गूगल पे भी मिल सकती हैं, लेकिन सर का जो बताने का जो तरीका है, वो माइंड ऑफ द ब्लोइंग है। तो अगेन बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और हम कुछ लोगों से बात करने वाले हैं कि उनको गुरुवार का कैसे अपना इंतजार रहता है। जैसे आज हमने टॉपिक सीखा है, अब अगले गुरुवार को हम सर को अगेन सुनने के लिए एक्साइटेड होंगे कि सर क्या अपने पिटारे से क्या चीजें हमें, कौन सी ज्ञान की गंगा हमारे पास लेके आने वाले हैं, उनके बारे में बताने वाले हैं। तो एक्साइटेड है आप अपने आप को बताने के लिए, अपने आप को कुछ चीजें शेयर करने के लिए? मैं भी बहुत कुछ सीखता हूँ लगातार सर की सेशन से। तो लगातार हिंट्स बढ़ रहे हैं हमारे बीच में। और
जो भी यदि आप चाहते हैं लगातार वैल्यू मिल रही है तो आप अपना रेजन यहाँ पे कर सकते हैं। हम कुछ लोगों के फीडबैक लेने वाले, कुछ लोगों से लोग बात करने वाले हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं। हम बात करेंगे, हमारे बीच में है। ओके, वो हमें दिख रहे हैं सुनीता सरवण सर, मुझे दिख रहे हैं। सर ने सबसे पहले रेजन कर दिया था जब हमें बात ही करना स्टार्ट किया तभी। तो सर अपने आप को अनम्यूट करेंगे सर। अनम्यूट की रिक्वेस्ट आई थिंक आपके फोन पर आ गई होगी, मैं अगेन भेज देता हूँ आपको। ओके, अनम्यूट करेंगे सर सरवण जी। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप सर? आई एम गुड सर। वेरी सर गुड। सर को तो हमेशा इंतजार रहता है हमारे को। सर का इस सेशन का इंतजार रहता है आपको गुरुवार का? बिल्कुल। वैल्यू बिल्कुल कुछ गुरुवार का इंतजार आप? रहता है सर। और यस। सर ने एक बात बोली सर घर की, जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि मैं बेंगलोर रहता हूँ, तो जब छुट्टी पड़ती है तब मुझे इंतजार रहता है कि घर जाना है। करेक्ट। मुझे हमेशा इंतजार रहता है, नहीं कुछ भी हो, कितना भी काम होना, छुट्टी होगी तो सबसे पहले टिकट लेता हूँ भाई, घर जाना है बस। कुछ नहीं है यहाँ पर, कुछ नहीं है। 2 महीना मैं वहां पर रहता हूँ सर, बहुत इंजॉय करता हूँ। तो वहाँ यहाँ का मैं जो भी है सब कुछ भूल जाता हूँ, फिर वहां पर मम्मी के साथ में रहता हूँ आराम से। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, बोले हमारा कुछ भी हो सिटी में, कैसा भी हो यहाँ पर, लेकिन घर तो घर ही है। तो करेक्ट। वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। वो लोग बाहर थैंक यदि जॉब करते हैं और उनको तो घर की वैल्यू बहुत ज्यादा पता होती है। आप कोई बड़े होटल में एंजॉय कर सकते हो, घूमने फिरने जाइए, लेकिन जो सुकून है ना हमारी चार दीवारी में हमारे घर पर ही मिलता है, हमारे बच्चों के साथ मिलता है, हमारे परिवार के साथ मिलता है। ऐसा मौका हमें बहुत बार मिलता है घूमने फिरने का, लेकिन वहां दिल करता है कि ये घर होना चाहिए यहाँ पर। ये जो कुछ समय की कहते हैं 4 दिन की चांदनी होती है, लेकिन जो मन लगता है वो घर से लगता है। तो सर ने इसको बहुत अच्छी ढंग से डिस्क्राइब किया, एक्सप्लेन किया है। तो आई थिंक सरवण सर इस चीज को बता रहे होंगे सर, राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल सर। वेरी गुड, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आप लगातार बहुत क्लब को ज्वाइन कर रहे हैं, एजुकेशन आप ले रहे हैं, इसको अप्लाई भी कर रहे हैं। और सर का ये गुरुवार का दिन हमारा दिन को बनाने वाला होता है। ग्रेट। और कुछ लोगों से हम लोग बात करने वाले हैं, और अगेन हमारे बीच में है। ओके, हम बात करने वाले हैं, हमारे बीच में है मनीषा आचार्य जी। मैम मुझे दिख रहे हैं, मनीषा मैम से बात करते हैं। ओके मैम, अपने आप को अनम्यूट करेंगे। और ओके, अनम्यूट की रिक्वेस्ट मैम आपके फोन पर आ गया है, अनम्यूट करेंगे मैम एक बार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग मैम। क्या जी सर। लगातार एजुकेशन मिल रही है आपको, कैसे चीज को? सर यहाँ पे आके सर बहुत अच्छी एजुकेशन मिल रही है सर। मतलब हमने कल्पना भी नहीं की थी कि इतने अच्छे सर मिलेंगे, और रोजाना हर गुरुवार को हमारे को फैमिली से रिलेटेड, अपने शरीर से रिलेटेड इतनी अच्छी बातें बताएंगे। भरत सर बहुत ही अच्छा सिखाते हैं। और आज तो सर परिवार के बारे में जो बताया ना सर, वो इतनी अमेजिंग बात है कि जो अकेले रहते हैं, जो एकल खुरे होते हैं ना, उसको सीख मिलेगी कि परिवार क्या होता है। वाह, सर घर घर होता है रियली। कहीं आप फॉरेन घूम के आ जाओ, लेकिन कहते हैं ना कहावत में कि घर बिना दर नहीं है कहीं पे भी, वो बात है सर। बहुत सुकून बढ़िया। सर सिर्फ घर में ही मिलता है। और वो कब मिलता है सर? जब माँ परिवार में होती है, बाप परिवार में होता है। मतलब माँ बाप के बिना सर कोई परिवार नहीं है। करेक्ट। बीवी बच्चों के साथ में सर रहना ठीक है, वो अपनी एक खुद की फैमिली हो गई सर। लेकिन सर मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, सर्विस करते हैं, तो सर आते ही वो भले ही मैं उनको दरवाजे पे दिख जाऊंगी, लेकिन अगर उनको उनकी मम्मी नहीं दिखती ना, तो वो मेरे से आते फर्स्ट क्वेश्चन यही करते हैं कि माँ कहाँ है। करेक्ट, बिल्कुल सही बात बता रहे हो मैम कि सर लेकिन है ना, परिवार यही है सर कि है ना, सब जॉइंट परिवार रहते हैं ना, उसकी बात ही कुछ और है। सुकून और मजा उसी में है सर। वेरी गुड मैम, बहुत सही ढंग से बोला है। जो जिनके नहीं होते उनको उसकी वैल्यू समझते हैं, और जो है उनके पास उनकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, लेकिन उनको समझना होगा। और आज सर ने चीजों को बहुत अच्छी ढंग से हमें एक्सप्लेन किया कि घर क्या होता है और घर में रहने वाले सदस्यों की वैल्यू क्या होती है। तो आचार्य जी मैम एक बार बताएंगे कि आपने कितना केजी फैट यहाँ से लॉस किया है, और आप कहाँ से बिलोंग करते हो, बाई प्रोफेशन आपका क्या प्रोफेशन क्या है? सर मेरे को इस कम्युनिटी में